तो स्टूडेंट, आज आपका क्लास ट्वेल्थ के जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है उसमें से आज हम टॉपिक लेते हैं पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का। और प्रकाश के अपवर्तन में आपको पढ़ना है गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गोलीय अवतल पृष्ठ है, जैसे आपका उत्तल पृष्ठ होता है और अवतल पृष्ठ होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले अवतल पृष्ठ का निकालते हैं फिर उत्तल पृष्ठ का बाद में निकालते हैं। तो गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है, यही आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कोई अवतल पृष्ठ लेते हैं, कोई भी अवतल पृष्ठ लेंगे। जैसे ध्यान से समझना, जैसे ये कोई हो गया अवतल पृष्ठ, ये क्या होगा, कोई अवतल पृष्ठ, इधर ये होगी इसकी मुख्य रेखा या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक अवतल पृष्ठ हो गया, आप देख सकते हो इधर से इसका पृष्ठ अवतल है। और जो कांच का है, अगर ये कांच का है तो इसका माध्यम होगा n2, दूसरे वाले का अपवर्तनांक n2 है या कांच का माध्यम n2 है और इसका अपवर्तनांक n1 है। मतलब निर्वात का, जहां पर कांच नहीं है उसका माध्यम n1 है। दूसरे वाले जो दूसरा वाला भी कांच देख रहे हो इसका माध्यम n2 और जो सघन माध्यम ये विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके अवतल पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखते हैं जिसका नाम हम रखते हैं O। ध्यान से फिगर को सभी लोग समझोगे और आपको सभी बातें क्लियर हो जाएगी कोई भी प्रकाश का अपवर्तन किसी गोलीय अवतल पृष्ठ से कैसे होता है। तो जैसे ये गोलीय पृष्ठ है, इसके कुछ दूरी पर या कह सकते हैं यू दूरी पर इसके एक वस्तु रखते हैं जिसका नाम रखा गया O ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब प्रकाश सरल माध्यम में कह सकते हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, उसी प्रकार हमको क्या करना है कि प्रकाश निर्वात से लेकर हमको कांच में लेकर जाना है। तो जैसे ये प्रकाश O से देखो चलता हुआ ये प्रकाश यहाँ पहुंचा और ये कहाँ जा रहा है, आप देख सकते हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। जहां पर आपतन बिंदु होता है यहाँ पर इसके प्रकाशिक या वक्रता केंद्र से हम एक लाइन के तरह, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये हो गया अभिलंब आपका। इसका जो आप देख सकते हो कि प्रकाश जा रहा है आगे की तरफ, ये हो गया इसका अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, इसका नाम है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। ये वाली लाइन आपतित किरण है। आप देखोगे हमने ये कहा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। आप देख सकते हो अभिलंब इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर अभिलंब है। तो क्या होता है, जैसे ही प्रकाश इधर की तरफ झुकता है, इधर की तरफ प्रकाश झुकता है, तो आप देखोगे इसको हम पीछे ड्रॉ करते हैं जब, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु आई पर बनता है। यहाँ पर समझोगे ध्यान से कि जब प्रकाश बिंदु O से चलता है और यहाँ पर अपवर्तन के बाद वो जाता है, आप देख सकते हो आई पर अपवर्तित होता है या अपवर्तित होने के बाद वो आई पर जाता है। मतलब कहने का कि ये जो कोण बनेगा, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है आई है, पूरा कोण देख सकते हो, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, ये अभिलंब है, तो इसके बीच का कोण कितना है, आई है। और आप देख सकते हो ये है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है, आर है। आई मतलब होता है आपतन कोण और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। जैसे ये आपतित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच का कोण हुआ आई और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हुआ आर। ठीक है, आगे देखते हैं कि तीन कोण आप देख सकते हो। जैसे ये वस्तु जहां रखी, ये कोण मान लिया अल्फा, ये कोण मान लिया गया बीटा और ये कोण मान लिया गया गामा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो आप देख सकते हो अभिलंब, अपवर्तित किरण और आपतित किरण है, इन सभी के बीच का जो कोण माना गया है उसको हम लोग अपने आप से अपने मन से ऐसे मान लिए हैं अल्फा बीटा और गामा। आप देख सकते हो यहाँ पर दो कोण आप देख सकते हो, एक कोण आई है, दूसरा कोण आर है और तीसरा कोण है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अगर हमको इसका डेरिवेशन करना होता है कि अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला हमको प्राप्त करना होता है, तो हम सीधा काम ये करते हैं कि आई आर अल्फा बीटा और गामा इन सबके मान निकाल के हमको स्नेल के नियम में रखने हैं। फिर से समझोगे कि आई और आर मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकाल के जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आएगी हमको उसी में रखने हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं, ऐसे यहाँ पर अभिलंब डालते हैं। आप देखोगे इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h है, ये h ऊंचाई का है। आगे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे सबसे पहले हम कोण I का मान निकालते हैं। तो आप देख सकते हो त्रिभुज, जैसे इसका नाम लिख दें यम एन। अगर आपसे कहा जाए
कि त्रिभुज OMC, कहने का मतलब क्या कहते हो, MOC, त्रिभुज MOC में क्या होता है, त्रिभुज MOC में देखो, त्रिभुज MOC आप देख सकते हो यहाँ पर कोण I है, ये कोण अल्फा है और ये कोण गामा है। त्रिभुज के नियम से कहते हैं कि दो अंतःकोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब आप देख सकते हो कोण I, देखो ये कोण I प्लस कोण अल्फा, मतलब ये कोण अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये I प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। हमने कहा सबसे पहले I का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, I का मान निकालेंगे, हो जाएगा I बराबर गामा माइनस अल्फा, और इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। ठीक है, जो त्रिभुज आप देख रहे हो त्रिभुज MOC में आप देखोगे I का मान निकालने पर ये वैल्यू कितनी है, I बराबर गामा माइनस अल्फा। अब हमको दूसरा काम क्या करना है, R का मान निकालना है। R का मान निकालने के लिए आप देखोगे ये वाला कोण R मतलब MIC, अगर बीटा में लेंगे तो आप देखोगे त्रिभुज MIC, इसमें हमको R का मान निकालना है, इसमें हमको MIC में R का मान निकालना है। अब जो R का मान निकालोगे आप देखोगे हमने ये कहा कि R प्लस बीटा बराबर गामा हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों का योगफल, त्रिभुज के दो कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। सेम वही काम हो, जैसे I प्लस अल्फा बराबर गामा, वैसे R प्लस बीटा बराबर गामा। यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आप देख सकते हो R का मान निकल गया। आप ये भी देख सकते हो यहाँ से I का मान निकल गया। दो कोण आपके प्राप्त हो गए, एक I हो गया और दूसरा R हो गया। अब हम करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक त्रिभुज अल्फा है, एक कोण अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। जो कोण अल्फा है यहाँ से tan अल्फा निकालेंगे, जो बीटा है वहां पर भी tan बीटा निकालेंगे, और जो गामा है वहां पर tan गामा निकालेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर tan जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, अल्फा बीटा और गामा है, उसमें क्या होता है कि tan अगर अल्फा है तो हम लोग tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकालेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत छोटी है तो tan अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, tan बीटा बराबर बीटा और tan गामा बराबर गामा, क्योंकि जो सभी कोण है वो बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालते हैं, तो आप देखोगे tan अल्फा, और हमने कहा अगर अल्फा बहुत छोटा तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। आगे देखोगे अगर tan अल्फा बराबर अल्फा, और आप लोग जानते हो tan थीटा या tan कोण किसी के बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और आप देख सकते हो कि लंब इसमें कितना है, लंब है h, लंब कितना है h, आधार कितना है, ये अल्फा वाला कोण देखोगे ये h हो गया, और आधार देखो ये है, मतलब आप लिख सकते हो u है, कितना है u है, देखो u हो गया। माइनस u है कि प्लस u है, तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस u है, क्योंकि सभी दूरियां जो है ये दूरी कितना है, u पर है। एक बात और देखो ध्यान से कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको हम लोग v कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। वस्तु की दूरी को हम लोग u कहते हैं, और इस दूरी को हम लोग 2f कहते हैं। इस दूरी का मतलब जो वक्रता केंद्र होती है उसको हम लोग 2f कहते हैं, या r कह सकते हो। r बराबर 2f होता है। कहने का मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए यहाँ पर r बराबर 2f हो गया। ये वक्रता केंद्र होता है, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी। अगर हम निकालेंगे tan बीटा यहाँ पर, तो वैसे ही tan अल्फा और अल्फा होगा, वैसे tan बीटा बराबर बीटा हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h बटे माइनस v हो जाएगी। तीसरा काम tan गामा निकालना है हमको, तो tan गामा बराबर हो जाएगा गामा, tan गामा बराबर गामा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी h बटे 2f और माइनस 2f इसलिए क्योंकि सभी दूरियां इस ध्रुव से बाएं की तरफ ली जा रही है। कहने का मतलब जो अवतल पृष्ठ आप देख रहे हो सभी दूरियां अगर उसके बाएं तरफ हैं तो सभी माइनस ली जाएंगी, अगर उसके दाएं तरफ है तो प्लस ली जाएंगी। ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हो गया, ये कोण I और कोण R हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें स्नेल का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि यदि हम, स्नेल का नियम होता है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। कहने का मतलब साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1, ये स्नेल का नियम होता है। लेकिन हम अब बात कर रहे थे सभी कोण जो है बहुत छोटे हैं,
कहने का मतलब कोण आई, कोण आर, कोण अल्फा, बीटा, गामा, ये जो 5 कोण आप देख रहे हो, ये सभी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। अगर इनका मान बहुत छोटा होता है, इनका मान बहुत छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे साइन, जैसे यहाँ पर देखो tan अल्फा को अल्फा लिख दिया गया, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा लिख दिया गया, वैसे ही sin i को i और sin r को r लिखा जाएगा। अब आप देखोगे जैसे ही sin i को i लिखते हैं, तो ये हो गया i बटे r बराबर n2 बटे n1। कहने का मतलब ये हो जाएगा n1i बराबर n2r। ठीक है, i बटे r क्या हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। आप देखोगे n1i बराबर n2r, और ये हो गया समीकरण 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब हम मान रखते हैं इसका, यहाँ पर i है, i का मान रखोगे, और यहाँ पर r है, यहाँ पर r का मान रखेंगे हम लोग। आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। n1 i का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 r का मान क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, मतलब n2 गामा माइनस n2 बीटा। यहाँ पर i और r के जो भी मान लिखे गए हैं उसको इस समीकरण में रख दिया गया। देखो ये गामा हो गया, अल्फा हो गया, और ये गामा हो गया, बीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो गामा अल्फा गामा बीटा का मान है, मतलब गामा ये अल्फा गामा बीटा, ये जो मान आए हैं इन सभी के मान इस समीकरण में रख देने हैं। नीचे दिख रहा है, ठीक है। n1 अल्फा क्या है, n1 अल्फा मतलब गामा का मान रखो, n1 गामा का मतलब क्या, h बटे माइनस 2f, h बटे माइनस 2 माइनस n1 अल्फा का मतलब h बटे माइनस u, h बटे माइनस u बराबर n2 गामा का मतलब, अब देखो गामा का मतलब लिखा गया h बटे 2f माइनस, और आगे बचता है माइनस n2, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है h बटा माइनस। आगे अब हमको क्या करना है, इस n1 को एक तरफ कर देना है और n2 को एक तरफ कर देना है, और आप देखोगे इन सबको सॉल्व करने पर आप यहाँ पर हो गया n1 h बटे माइनस 2f प्लस माइनस और माइनस प्लस n1 h बटे u बराबर n2 h बटे माइनस 2f और माइनस n2h बटे प्लस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस जो ये वैल्यू 2f और 2f देख रहे हैं उसको एक साइड करके u और v को एक साइड करना है। कहने का मतलब इस v को यही रहने देना और n1 वाली वैल्यू या n1h बटे u वाली वैल्यू हटा देनी है। दूसरा काम आप ये देखोगे कि सभी में h है, देखो h इसमें सभी में h लेकर हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको लिखते हैं हम लोग n2 बटे v माइनस n1 बटे u, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 बटे इसको लिख सकते हैं हम लोग n2 बटे r, या कर सकते हो n2 बटे माइनस 2f, ये बाएं पक्ष गया और ये आया दाएं पक्ष में, प्लस हो गया माइनस n1 बटे 2f, n2 बटे 2f माइनस n1 बटे 2f। 2f का मतलब हमने अभी बताया, जैसे हमने कहा था कि r बराबर होता है 2f। कहने का मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चाहे 2f की जगह पर r लिख दो, चाहे r की जगह पर 2f लिख दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2f लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं r। तो आपको जो लास्ट फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ये आपका फार्मूला हो जाता है, जिससे आपको ये समझ आता है कि कोई भी अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ से अगर हम अपवर्तन कराते हैं तो जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा मतलब n2 बटे v माइनस पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा n1 बटे u, दोनों के अपवर्तनांक का अंतर मतलब n2 माइनस n1 बटा r, ये आपको फार्मूले प्राप्त होते हैं। आगे जो आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ से फार्मूला सेम आता है, लेकिन आपको अंतर कितना करना होगा कि जो पृष्ठ आप अवतल देख रहे हो ये पृष्ठ कैसा मिलेगा, अवतल मिलेगा। नहीं, जो पृष्ठ अवतल देख रहे हो वो पृष्ठ उत्तल मिलेगा,
और उससे फार्मूला हमको यही मिलेगा N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर। और उसका फार्मूला गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।